नमस्कार, बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर हम आए हैं हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर अनलिमिटेड सियासत देखी जा रही है। सरकार प्रदेश में देशभक्ति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बैक टू बैक आंदोलन के जरिए मोर्चा खोल दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस जिसे जनता की लड़ाई बता रही है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की क्राइसिस करार दे रही है। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर सियासत अनलिमिटेड। एमपी में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस। कंफ्यूजन और क्राइसिस में कांग्रेस। जनता के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। इसके लिए उसने बैक टू बैक सरकार के खिलाफ आंदोलन का खाका तैयार कर लिया। प्लान के तहत इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदर्शन किया, तो आने वाले समय में कांग्रेस के अलग अलग मोर्चों के आंदोलन भी होने वाले हैं। 30 अगस्त को प्रदेश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेरोजगारी, किसान, भ्रष्टाचार, महिलाओं के मुद्दे, वादा खिलाफी के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे, सीएम हाउस का घेराव करेंगे। कांग्रेस ये आंदोलन ठीक उसी तरह से कर रही है जिस तरह से 1942 में कांग्रेस ने देश में अंग्रेजों के खिलाफ अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। इंदौर के बाद कांग्रेस का अगला पड़ाव भिन्न रहेगा। आने वाले समय में कई पद यात्रा मैं करने वाला हूं इस प्रदेश के अंदर, अपने लीडर राहुल गांधी जी की विचारधारा से कि जब तक आप रोड पे नहीं निकलेंगे, उस पद यात्रा का भी आगाज मैं 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में करूंगा, क्योंकि अब रोड पे उतर के यूथ कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने वाली है और गांव-गांव जाके लोगों को जगाने वाली है। 30 को एक विशाल घेराव हम लोग करने जा रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करना है हमें, और उसके लिए हमारी तैयारी आज की बैठक में उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं और करके उसको एक नया आगाम और एक नया आगाज देंगे। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बहुमत में रहने के बावजूद भी बीजेपी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका अभियान चला रही है। देश के सामने कांग्रेस को एक्सपोज करने की तैयारी में है। बीजेपी का मानना है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, नया इतिहास रचा गया। अगस्त माह में ही अगस्त क्रांति हुई थी। 15 अगस्त को हमें आजादी मिली है, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को देश का विभाजन हुआ, जिसे विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आरोप तो ये भी है कि विभाजन की विभीषिका में करीब 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए हैं, लगभग 6 लाख लोग मारे गए हैं, 1 लाख से अधिक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। बीजेपी का मानना है कि ये काला अध्याय हमारे अधिकांश युवाओं की जानकारी में नहीं है। विभाजन की विभीषिका के लिए जिम्मेदार विघटनकारी और षड्यंत्रकारी ताकतें आज भी फिर से सर उठा रही हैं। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान के दौरान विभाजन विभीषिका मनाकर देश के बंटवारे की यादों को ताजा किया जाएगा, ताकि देशवासी उस समय की परिस्थितियों को समझ सकें, गलतियों से सबक ले सकें। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का कहना है कि कांग्रेस के पास न नीति है और न ही कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में क्राइसिस और कंफ्यूजन है। जब उन्हें सदन के अंदर मुद्दों पर चर्चा करनी होती है, तब वह सड़क पर चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस हवा में है, कांग्रेस कंफ्यूजन में है, कांग्रेस क्राइसिस में है। कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। जब सदन चालू होता तो सड़क पे आ जाते हैं, सड़क की बात आती तो सदन की बात करते हैं। वे कंफ्यूजन में है, घोर निराशा के दौर में है। और विशेष करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो जीतू पटवारी जी, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि न तो उनके पास कार्यकारिणी है, बिना वजीर सब सिपा सलार के, बिना सेना के सेनापति है। आज की तारीख में उनके पास न कोई कार्यकारिणी है, और जो कुछ किसान कांग्रेस वगैरह के रूप में जो कुछ फर्जी किसान घुसे पड़े थे, वो अलग उन्होंने आज भंग करने का काम कर दिया है।
फिलहाल कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वहीं पाने के लिए मध्य प्रदेश की सियासत में पूरा मैदान खाली है। कांग्रेस मिशन 2028 के साथ आने वाले चुनाव को लेकर काम कर रही है। कार्यकारिणी में हो रही देरी के पीछे भी यही वजह बताई गई। दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस से एक कदम आगे है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है। दोनों ही पार्टियां फिलहाल एक्शन मोड में हैं। अपने अपने टारगेट को सेट करने का काम हो रहा है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और यहाँ मोहन सरकार मध्य प्रदेश में पटवारियों के भरोसे खराब फसलों का आकलन नहीं कराएगी। इसके लिए सरकार अपनी वॉलेंटियर की सेना तैयार कर रही है। बता दें, ये वॉलेंटियर किसानों की खराब फसलों का समय रहते ही सही आकलन कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाएंगे। किसानों के हित में मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसी पर देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। नजरी नक्शे से सर्वे होता था पटवारियों के माध्यम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पंचायतों के अंदर फसल की आपदा होती है तो उसको डिजिटल करने जा रहे हैं। तो प्रत्येक पंचायत में 2 कार्यकर्ता डिजिटल करने के लिए अपने खेतों के लिए एक्चुअल फोटोग्राफी अपने वीडियो कैमरे से करेंगे, कर पाएगा। तो आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसानों की फसलों के सर्वे का काम अब डिजिटल तौर पर वॉलेंटियर की फौज करेगी। इससे पहले ये काम पटवारी करते थे। सर्वे में होने वाली गड़बड़ी और किसानों को न्याय नहीं मिलने की वजह से मोहन सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। किसानों की मोहन सरकार तैयार कर रही वॉलेंटियर की सेना। बीजेपी के वॉलेंटियर दिलाएंगे किसानों को न्याय। होगा सही आंकलन, मिलेगा पूरा मुआवजा। पटवारी के भरोसे काम नहीं करेगी सरकार। वॉलेंटियर करेंगे खराब फसल का आंकलन। हर पंचायत में 2 कार्यकर्ता की होगी नियुक्ति। हर साल मौसम की मार की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान होता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि सरकार किसानों को राहत दिलाने के लिए उनके नुकसान की भरपाई करती है, लेकिन सर्वे के दौरान आरोप लगते हैं कि पटवारी ने उनकी फसल का सही तरीके से आंकलन नहीं किया। कई किसानों की फसलों का सर्वे में नाम भी नहीं आता है। इसी वजह से कई किसान मुआवजे से वंचित रह जाते हैं और किसानों को अपने नुकसान का मुआवजा भी ठीक नहीं मिल पाता। अब सरकार ने मौसम की मार से नुकसान हुई फसलों के मुआवजे में होने वाली धांधली को रोकने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया। फसलों के नुकसान के आकलन के लिए हर पंचायत में वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। ये वॉलेंटियर नुकसान हुई फसलों की वीडियोग्राफी करेंगे और दस्तावेज तैयार कर अपनी रिपोर्ट देंगे। हर पंचायत में 2 वॉलेंटियर की नियुक्ति होगी। वॉलेंटियर के लिए योग्यता 8वीं क्लास रखी गई। वॉलेंटियर के पास खुद का कैमरा होना अनिवार्य होगा। सरकार इन वॉलेंटियर को उनका परिश्रम भी देगी। फसलों की रिकॉर्डिंग कर रिपोर्ट तैयार होगी। मोहन सरकार ने किसानों की समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए ये कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अभी तक नुकसान हुई फसलों का आंकलन पटवारी ही करते थे, वही सरकार को रिपोर्ट भेजते थे। लेकिन अब किसानों की नुकसान हुई फसलों का सही आकलन करने के लिए हर पंचायत में वॉलेंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। आकलन के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। नुकसान के आंकड़ों का दस्तावेज तैयार किया जाएगा। हम सबके बीच में अभी तक नजरी नक्शे से सर्वे होता था पटवारियों के माध्यम से। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपनी पंचायतों के अंदर फसल की आपदा होती है तो उसको डिजिटल करने जा रहे हैं।
तो प्रत्येक पंचायत में 2 कार्यकर्ता डिजिटल करने के लिए अपने खेतों के लिए एक्चुअल फोटोग्राफी अपने वीडियो कैमरे से करेंगे। इस बात को अपनी पंचायत में इस बात को जरा रेखांकित करना। अलग से बाढ़ की क्षति हो रही है या और कोई कारण से प्राकृतिक आपदा की क्षति होगी तो ये अपनी संवेदनशील कार्यकर्ता वहाँ रहेगा। तो ये बात की शिकायत आती है ये छूट गया, वो छूट गया, ये रह गया, वो रह गया, वो पूरा एक तरह से ठीक से काम। किसानों की फसलों के डिजिटल सर्वे से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एक बार के सर्वे के लिए सरकार वॉलेंटियर को 8 से 10 हजार रुपए तक दे सकती है। इन वॉलेंटियरों को नियुक्ति का काम बीजेपी संगठन करेगा। सरकार की इस बड़े फैसले से आने वाले दिनों में किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी और सरकार के काम में पारदर्शिता भी आएगी। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। और यहाँ छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर हर साल व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल होते हैं और कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की छाप दिखाई देती है। लेकिन अब विश्व आदिवासी दिवस को लेकर ही सूबे में सियासत जो है तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी विभूतियों का होता है सम्मान। शैक्षणिक, सामाजिक, समाज सेवा, सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों का होता है सम्मान। पर्यावरण संरक्षण, ट्राइबल आर्ट, खेल कूद, कृषि, चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वालों का होता है सम्मान। विश्व आदिवासी दिवस से पहले भाजपा कांग्रेस के बीच घमासान। विश्व आदिवासी दिवस के दिन जनजाति समाज में अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया जाता है और दिवंगतों को याद किया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस पर भव्य रूप से आयोजन कांग्रेस के कार्यकाल में किया जाता था। भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार होगा जब विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी दिवस के आयोजन से पहले ही राजनीति में घमासान देखने मिल रही है। पूर्व मंत्री शिव डहेरिया ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने हरेली तिहार मनाने की भी तैयारी नहीं की थी। जो सरकार आदिवासियों के बदौलत बनी है, उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी भी नहीं शुरू की। कांग्रेस सरकार में आदिवासियों का पूरा सम्मान किया जाता था। आदिवासियों की बदौलत बनने वाली भाजपा सरकार ने आज आदिवासियों को भुला दिया है। पूर्व सीएम ने भी तंज कसा है। देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है 9 अगस्त, है ना, और पहली बार हमारी सरकार ने छुट्टी घोषित किया। इसके पहले 15 साल इनकी सरकार रही, आदिवासी छुट्टी मांगते रहे, नहीं मिला। आदिवासियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे हमने फैसले किए, जिसका लाभ आदिवासी भाइयों को हुआ। और वनांचल में जो निवास कर रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग हैं, उनको भी लाभ मिला। विश्व आदिवासी दिवस से पहले प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान रायपुर में बड़ा आयोजन किया जाता रहा है। इस बार विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अब सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। इन सब परिस्थितियों के बीच और हालांकि कांग्रेस के बयानों पर प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारे लोग विश्व आदिवासी दिवस पर जाएंगे। विश्व आदिवासी दिवस पर जहां से भी आमंत्रण है, सभी जगह जाएंगे। बिल्कुल हमारे लोग जाएंगे विश्व आदिवासी दिवस में, जहां भी उनको आमंत्रण है, और वहां पर विश्व आदिवासी दिवस में शामिल होंगे। आदिवासी जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर आता है। लगभग 90 लाख आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। आदिवासियों को समर्पित दिवस से पहले ही राजनीति की चादर चढ़ना शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के नेता इससे पहले बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर
विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कुछ खास करती है। मोनिका दुबे, BSTV, रायपुर। और यहाँ मध्य प्रदेश में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव की औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोहन सरकार का फोकस आईटी से लेकर अब हर क्षेत्र में निवेश लाने का है। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा के बाद उद्योगपतियों को एक टेबल पर उनकी हर एक समस्या का हल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए भोपाल से खास रिपोर्ट। मोहन की औद्योगिक क्रांति, आईटी से लेकर हर क्षेत्र में निवेश, मिनरल ऑप्शन पर सबकी नजर, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, सेवा कर लेगी सरकार। एमपी में बनेंगे छोटा भीम जैसे कार्टून, एक टेबल पर हर समस्या का होगा हल। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सीएम मोहन यादव के दूसरे राज्यों में दौरे जारी है। आईटी से लेकर हर क्षेत्र में निवेश लाने की पूरी तैयारी है। इस तैयारी में सरकार कई हद तक सफल भी हुई है। निवेश बढ़ाने के लिए मोहन सरकार ने अपनी औद्योगिक और आईटी नीति में बदलाव भी किया। नए प्लान के तहत नगरीय सीमा में उद्योगों पर लगने वाला प्रॉपर्टी टैक्स अब नहीं लगेगा। इसकी जगह मोहन सरकार सेवा कर लेगी। ये सेवा कर नाम मात्र होगा। आईटी सेक्टर को लेकर भी सरकार की हर स्तर पर उद्योगपतियों से बातचीत जारी है। करोड़ों के प्रस्ताव भी सरकार को मिले। कई उद्योगपतियों ने निवेश के लिए भी अपनी सहमति दी। सरकार एनिमेशन सेक्टर पर भी फोकस कर रही है। इसके तहत भोपाल और इंदौर में विजुअल इफेक्ट तैयार होंगे। एमपी में छोटा भीम जैसे कार्टून भी बनेंगे। सरकार की कोशिश है कि एमपी में डेटा सेंटर भी आ सके। विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, आईबीएम जैसी कई बड़ी आईटी कंपनियां करेगी निवेश। आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और ईएसडीएम, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, ओईएम, रक्षा और फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस के लगेंगे उद्योग। एडवांटेज मध्य प्रदेश के जरिए निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी। मुख्यमंत्री का उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा के साथ राउंड टेबल पर मंथन। बीजेपी सरकार का मानना है कि मध्य प्रदेश में हर सेक्टर के उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है। इसके लिए सरकार उन्हें सुविधाएं भी देगी। इन सुविधाओं को उद्योगपतियों को बताया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद इसकी कमान संभाल रखी है। देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को एमपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने का न्योता भी दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उपयोगी है और जो कंपनीज और जो इस विधा के जानकार नहीं समझते थे, वो कोरोना के समय उनको ये ध्यान में आ गया कि मध्य प्रदेश भी एक बड़ा आईटी की दृष्टि से अलग अलग आयामों पर काम करने वाला क्षेत्र हो सकता है। मध्य प्रदेश देश के हृदय में है, बीचों बीच स्थित है, इसलिए लॉजिस्टिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि सभी अनुकूलताओं का, कानून व्यवस्था हो, सस्ता श्रम हो, स्किल्ड मैन पावर हो, अनस्किल्ड मैन पावर हो, सब प्रकार की व्यवस्था को दृष्टि रखते हुए मध्य प्रदेश केवल आईटी का हब नहीं बल्कि अन्य दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण उद्योग का केंद्र बनने जा रहा है। आप देखते जाइए। आईटी के साथ मध्य प्रदेश में दूसरे सेक्टर के उद्योगों के लिए भी संभावनाएं हैं। खास तौर पर खनिज संपदा पर उद्योगपतियों की नजर है। मध्य प्रदेश को मिनरल ऑप्शन के लिए पहला पुरस्कार भी मिल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इन्वेस्ट मीट में उद्योगपतियों को खनिज क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एल्युमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन, मैग्नीज के 33 ब्लॉक की हो रही नीलामी। प्रदेश के 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन जल्द होंगे। थर्मल पावर प्लांट, कोल गैसिफिकेशन प्लांट, सीमेंट उद्योग के लिए भरपूर संभावना।
डायमंड बिजनेस पार्क कंपोजिट लाइसेंस के लिए 5 ब्लॉक की पहचान की गई। मध्य प्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। देश के उत्पादन का 41% मध्य प्रदेश में होता है। देश में सर्वाधिक भंडार 14 मिलियन टन मध्य प्रदेश के छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में है। देश में सैरेमिक, पॉटरी और पोर्सलिन और टाइल्स उद्योगों के लिए सबसे लाभकारी निवेश स्थान है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश तांबा, मैग्नीज और हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसी तरह रॉक फॉस्फेट में दूसरे, चुना पत्थर में तीसरे और कोयला उत्पादन में चौथे स्थान पर है। खनिज संपदा की बात करें तो लोहा अयस्क देश में 6,209 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 54.1 मीट्रिक टन है, जो देश का 1% है। तांबा देश में 163.9 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 120.4 मीट्रिक टन है, जो देश का 73% है। इसी प्रकार मैग्नीज अयस्क 75.0 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 19.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 26% है। जबकि बॉक्साइट 640.5 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 18.6 मीट्रिक टन है, जो देश का 3% है। वहीं रॉक फॉस्फेट देश में 30.9 मीट्रिक टन रिजर्व है। ये मध्य प्रदेश में 9.0 मीट्रिक टन है, जो देश का 29% है। ग्वालियर शिवपुरी आयरन, क्वार्ट्ज और फ्लैगस्टोन पाया जाता है। झाबुआ, अलीराजपुर रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैग्नीज और ग्रेफाइट मिलता है। नीमच लाइमस्टोन, बैतूल में कोल, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, लेड और जिंक मिलता है। छिंदवाड़ा कोल, मैग्नीज, डोलोमाइट मिलता है। बालाघाट कॉपर, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, बॉक्साइट पाया जाता है। मंडला डिंडोरी डायमंड, डोलोमाइट, बॉक्साइट मिलता है। जबलपुर डोलोमाइट, आयरन, अयस्क, लाइमस्टोन, मैग्नीज, गोल्ड और मार्बर मिलता है। इसके अलावा सिंगरौली में कोल गोल्ड, आयरन, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया में कोल, कॉलबैट, मीथेन, बॉक्साइट, सागर, छतरपुर और पन्ना में डायमंड, रॉक फॉस्फेट, डायस्पोर, आयरन और ग्रेनाइट मिलता है। हम कोयला की बात करें तो देश में कोयला का उत्पादन 3,61,411 मीट्रिक टन है। मध्य प्रदेश में 30,916 मीट्रिक टन कोल्ड रिजर्व है, जो देश का 8% है। इसी तरह चूना पत्थर देश में 19,028.5 मीट्रिक टन है। ये मध्य प्रदेश में 1,692 मीट्रिक टन है, जो देश का 9% है। मोहन की औद्योगिक क्रांति पर कांग्रेस ने निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला का कहना है कि इन्वेस्टर के नाम पर सरकार इवेंट करती है। मौजूदा उद्योगों के हाल मध्य प्रदेश में ठीक नहीं। यहाँ पर पहले से ही लगे उद्योग बंद हो रहे हैं। ऐसे में सरकार फिर इन्वेस्टर समेट कर दिखावा कर रही है। देखिए, इनने आज तक पिछले 20 साल में जितनी भी इन्वेस्टर मीट की हैं, सारी फेल साबित हुई हैं। आप मुझे बताएं कौन से उद्योग लग गए। ये जो आईटी सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकारों के समय पीतमपुर, मंडीदीप, मालनपुर जैसे औद्योगिक संस्थान स्थापित किए, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता था। आज पता कर लें, पीतमपुर जैसे बड़े औद्योगिक संस्थान से आप देखें 50% से ज़्यादा फैक्ट्रियां पलायन कर गईं। गुजरात चली गईं, कुछ महाराष्ट्र चली गईं, कुछ नोएडा चली गईं, और जो चालू भी हैं तो अपने सिर्फ 50% प्रोडक्शन के साथ चल पा रही हैं। तो सबसे पहले आप उनको संभाल लें। बाकी इन्वेस्टर मीट के नाम पे आपने घोटाले तो बहुत किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी जो इन्वेस्टमेंट था वो ज़मीन पर नहीं आ पाया है।
मोहन सरकार की सबसे पहले कोशिश है कि प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सरकार की आसान नीतियों से प्रभावित होकर हर सेक्टर के उद्योग स्थापित हो सके। इसमें मोहन सरकार सफल भी रही। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने निवेशकों के लिए अपनी नीतियों को बदल दिया है। ये कोशिश रोजगार और प्रदेश के विकास को गति देगी। सरकार चाहती भी यही है। आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी नजर आने लगेंगे। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और इसी के साथ बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।